हेलो नमस्कार विद्यार्थियों दोस्तों। मैं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, हमारे बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल पर 9th 10वीं 11th 12th और बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासें चल रही है। विद्यार्थियों, हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रसायन केमिस्ट्री का रहेगा। और केमिस्ट्री के अंदर जहाँ से केमिस्ट्री का प्रारंभ होता है, या हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की नींव, उस टॉपिक को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों, सभी इस वीडियो को अंत तक देखना। जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हो तो हमारे इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस बटन को आप दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आज की जो क्लास है वो स्पेशल होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रसायन विज्ञान का, कि रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन, जिसको विद्यार्थियों हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। रसायन क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। तो विद्यार्थियों, कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों के रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों तथा उसमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुण तथा उसमें अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्यार्थियों रसायन विज्ञान कहते हैं। विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान के जनक की बात करें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो विद्यार्थियों याद रखना, सबसे पहले यदि इस विज्ञान के बारे में अवगत करवाने वाले वैज्ञानिकों की यदि बात करें तो हमारे वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवासियर। कौन थे? एंटोनी लेवासियर। इन्होंने सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में, पदार्थों के बारे में समझाया, पदार्थों के बारे में उनके रासायनिक संयोजन नियम दिए। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री वो है एंटोनी लेवासियर, जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करवाया था। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ, केमिस्ट्री की जहाँ से शुरुआत होती है उसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं, और उसको अंग्रेजी में इसको मैटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैटर के नाम से भी जानते हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मैटर, इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन के बारे, इसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर इसका नेचुरल, फिर उसका करेक्टर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक। फिर उसमें अवस्थाओं का परिवर्तन कैसे होता है, कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनके द्वारा पदार्थों की अवस्थाओं के अंदर परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, अंत तक जुड़े रहना, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हो। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, हम बात करते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। वैसे पदार्थ क्या है, नॉर्मल यदि बात करें पदार्थ क्या है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, पदार्थ क्या है तो इसकी यदि हम बात करें कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं या ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। जो सामग्री, जैसे कोई भी पेन, पेंसिल, रबड़, या हमारे पहनने के वस्त्र, भोजन, या बहुत सारे ऐसे जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाले वस्तुएं होती है, जो वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। तो हम कह सकते हैं संसार की सभी वस्तुएं
संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? उसे नाम पदार्थ दिया। विद्यार्थियों याद रखना, वैज्ञानिकों ने उस सामग्री का नाम क्या दिया? पदार्थ दिया। अब यदि वैज्ञानिक तौर तरीके से देखा जाए कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, पदार्थ की परिभाषा, मैटर की परिभाषा कि वह वस्तु जो एक अपना स्थान या आयतन घेरती है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, उसे पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जो एक अपना आयतन, वॉल्यूम एंड द्रव्यमान पाया जाता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान देना, ऐसी वस्तुएं या वह वस्तु जिसमें एक अपना आयतन या इसको हम कह सकते हैं स्थान, इसको क्या कह सकते हैं? स्थान के नाम से भी जान सकते हैं। स्थान घेरती है, ठीक है ना। दूसरी बात, तथा द्रव्यमान भी पाया जाता है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? जिसके अंदर द्रव्यमान पाया जाता है उसे पदार्थ के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों सीधी परिभाषा आती है कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है? वह वस्तु है जिसके अंदर अपना एक स्थान घेरती है, या वह वस्तु जो अपना स्थान घेरती है, साथ के अंदर उसमें द्रव्यमान भी पाया जाता है, उसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों बात करते हैं कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ के दो रूप, एक तो भौतिक स्वरूप, ठीक है ना, दूसरा है आपके इसके कैरेक्टर। पदार्थों के अंदर मुख्य दो बातें की जाती है कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप क्या होता है, पदार्थों के कणों के लक्षणों, अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। विद्यार्थियों ध्यान देना, भौतिक स्वरूप क्या होता है? भौतिक स्वरूप का मतलब है कि पदार्थ किस तरीके से बने होते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो सबसे पहला यदि बात करें भौतिक स्वरूप, तो कह सकते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। याद रखना विद्यार्थियों, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, कण तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, दूसरा जो भौतिक स्वरूप है वो हम कह सकते हैं पदार्थ के कण अति सूक्ष्म जो माइक्रोमीटर में मापे जाते हैं। किस में मापे जाते हैं? माइक्रोमीटर या नैनोमीटर के अंदर भी मापे जा सकते हैं। तो अति सूक्ष्म पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की राय है कि एक हम धूल के कणों से भी छोटे कण कह सकते हैं, और एक वो सतत लकड़ी का टुकड़ा, उसमें भी कण, या वो भी हम कण मान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ के अंदर भौतिक स्वरूप यदि पूछ लिया जाता है तो आप दो लिखना कि पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, और ये जो कण होते हैं ये अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप के अलावा देख नहीं सकते हैं। अब विद्यार्थियों यदि बात करते हैं कि पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण कौन से हैं, दूसरा पॉइंट आता है पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टर क्या होगा इसका? अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है ना, अभिलाक्षणिक गुण। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक या कैरेक्टर क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, पदार्थों के मुख्यतः 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में ध्यान देना। सबसे पहला है आपका पदार्थ के कण निरंतर या पदार्थ के कणों के मध्य
कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। स्पेस, रिक्त स्थान पाया जाता है। विद्यार्थियों, रिक्त स्थान का मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य एक स्पेस होता है, और स्पेस का मतलब होता है खाली स्थान या रिक्त स्थान होता है। तो उसके बारे में हम एक क्रियाकलाप भी करेंगे। दूसरे यदि बात करें, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, ये निरंतर गतिशील होना मतलब कंटिन्यूस मूविंग, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, ये चलते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरी यदि बात करें, पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित, अट्रैक्ट, ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, या इसके मध्य जो अंतराणविक बल पाया जाता है उसी के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अब विद्यार्थियों यदि तीनों गुणों की यदि एक एक एग्जाम्पल पढ़े तो ध्यान देना कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। देखना विद्यार्थियों, यदि इसका देखा जाए, हम एक प्रयोग करते हैं कि हम एक कोई ग्लास लेते हैं, बीकर लेते हैं, और उस बीकर के अंदर हम पानी भर देते हैं। उस बीकर के अंदर पानी भरने के बाद 50 ml पानी भर देते हैं, और 50 ml के साथ 10 ग्राम आप उसके अंदर क्या डाल दो? शक्कर डाल दो या नमक डाल दो। तो थोड़ी देर के बाद देखोगे जो नमक के कण या शक्कर के कण होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो गायब हो जाएंगे। गायब का मतलब है कि जो जल के अंदर जो रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान के अंदर जो नमक या शक्कर के कण थे वो आपस में क्या हो गए? समायोजित हो गए। क्या हो गए? समायोजित हो गए। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, पदार्थ के कण होते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उन सभी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। हाँ, ये होता है किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो यदि कणों के बाद स्थान के बाद कणों में देखा जाए तो सबसे कम ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान किसके मध्य होता है? आपके गैस के मध्य होता है। फिर दूसरा बात करते हैं कि पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर कंटिन्यू मूविंग करते हैं, मूव करते हैं, मतलब निरंतर गतिशील होते हैं। अब मोशन कह सकते हैं। अब निरंतर गतिशील कैसे होते हैं? आपने देखा होगा कि ठोस पदार्थ ऐसा गतिशील नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा तरल पदार्थ या वायु, तो वायु के अंदर जितने भी जो कण होते हैं आप देखना वो गति करते हैं। या मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जैसे कोई भी खाना वगैरह पकाते हैं, रोटी वगैरह पकाते हैं, तो उसमें बासी रोटी की कभी सुगंध नहीं आती है, लेकिन जैसे ही उस गर्म खाना बनाएंगे तो गर्म खाने की सुगंध हमारे तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि जो खाना पकाते हैं तो खाने के कणों को गर्म किया जाता है, तो उस गर्म करने के कारण जो उसके कण होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं। गतिशील हो जाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण वो सुगंध हमें कोई भी हो गर्म करने पर। आगे हम पढ़ोगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस कारकों के द्वारा होता है, उसमें दो होते हैं, दाब और ताप के द्वारा। तीसरी यदि बात करें कि पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, बिल्कुल पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। किस प्रकार आकर्षित करते हैं? जैसे ध्यान देना कि एक आप चौक ले लीजिए, या फिर एक जल, या फिर एक वायु, तो उसमें आप देखोगे कि जो ठोस जो चौक के कण होते हैं, या फिर लोहे की कील, जो लोहे की कील के अंदर जो कण होते हैं वो एक दूसरे के मजबूत आकर्षण बल के द्वारा चिपके हुए होते हैं। जल के कण होते हैं उसकी अपेक्षा कम होते हैं, और वायु के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उसके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं ये पदार्थों में अति महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अलावा कभी आप नॉर्मल 9th 10वीं और 11th 12th तक आपके यही गुणधर्म होते हैं, इनसे ज़्यादा गुणधर्म होते नहीं है, क्योंकि ये मुख्य 3 ही लक्षण होते हैं। और भी इसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य 3 गुणधर्म होते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि वैज्ञानिकों ने पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया। तो विद्यार्थियों समझना, पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में यदि बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि पदार्थों का
वर्गीकरण। विद्यार्थियों ध्यान देना, पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किया गया। तो कह सकते हैं कि पदार्थ मुख्यतः दो क्लासिफिकेशन, दो भागों में बांटे गए। कौन कौन से थे? तो विद्यार्थियों ध्यान देना, एक फिजिकल और दूसरा आपका केमिकल्स। फिजिकल और केमिकल। विद्यार्थियों ध्यान देना, फिजिकल और केमिकल के अंदर कौन कौन से पदार्थों के पार्ट्स रखे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर बात करें तो ध्यान देना विद्यार्थियों, फिजिकल के अंदर तीन चीजें, सॉलिड्स, लिक्विड, ठीक है, और तीसरी गैसेस। मतलब कहने का मतलब है ठोस, द्रव और गैस। ये तो आपके हैं भौतिक पदार्थ, जिसको भौतिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। दूसरा जो केमिकल क्लासिफिकेशन था उसके अंदर विद्यार्थियों देखना, मुख्यतः इसको दो भागों में, वैसे तो हम सीधा कह सकते हैं कि इसको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सर, लेकिन हम यदि इन केमिकल पदार्थों के अंदर भी दो पार्ट्स देखते हैं, एक श्योर मैटर और एक मिक्सर, तो ध्यान देना कि इनको दो भागों में बांटा, शुद्ध पदार्थ श्योर मैटर एंड मिक्सर, मिश्रण, ठीक है ना विद्यार्थियों, ध्यान देना मिक्सर, और इसको हम कह सकते हैं श्योर मैटर। किस नाम से जानते हैं? श्योर मैटर, ठीक है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इस शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में बांटा। कौन कौन से? तो ध्यान देना विद्यार्थियों, पुनः वो शुद्ध दो पदार्थ है, एक तो एलिमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं तत्व, और दूसरा आपका जो रहेगा वो है कंपाउंड्स, जिसको हम कह सकते हैं यौगिक। किस नाम से जानते हैं? यौगिक के नाम से जानते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। शुद्ध पदार्थ के अंदर आपके एलिमेंट्स और यौगिक आते हैं। और मिश्रण, मिश्रण वैसे मुख्य दो प्रकार के होते हैं, समान और असमानता के आधार पर। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, मिश्रण भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा आपका होता है विषमांगी, समांगी और विषमांगी। इसको हम बोल सकते हैं होमोजेनियस, ठीक है, और इसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस, ठीक है ना विद्यार्थियों। ध्यान देना, पुनः वापस यदि एलिमेंट्स को देखा जाए तो आगे आप पढ़ोगे कि एलिमेंट्स को भी तीन भागों में बांटा गया, तीन पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से तीन पार्ट्स है? तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स को तीन भागों में। उसमें एक आपकी आती है मेटल, जिसको बोल सकते हैं धातु, दूसरा है नॉन मेटल, जिसको बोलते हैं धातु, और तीसरा आपका मेटलॉइड, जिसको बोलते हैं आपके उपधातु, ठीक है ना। ये तीन भागों में बांटे गए, और इस यौगिकों को भी टू पार्ट्स में बांटे गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दो भागों में बांटे गए। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों ने पदार्थों के मिश्रण के दौरान वर्गीकरण के दौरान उस पदार्थों को दो पदार्थों में बांटा। एक तो आपका फिजिकल, जिसको हम बोल सकते हैं भौतिक पदार्थ, ठीक है ना, जो भौतिक गुणधर्म के आधार पर। दूसरा केमिकल्स, ठीक है ना, जिसको हम बोल सकते हैं रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक पदार्थ। अब जो भौतिक पदार्थ आपका था उसमें आपके आते हैं ठोस, द्रव और गैस। और जो केमिकल्स के अंदर जो पदार्थ आते हैं उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक श्योर मैटर और एक मिक्सर। श्योर का मतलब शुद्ध, और मैटर का, मिश्रण का मतलब है मिक्सर। दूसरा श्योर मैटर को उसमें दो भागों में, एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स, जिसको यौगिक के नाम से जानते हैं। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसी एलिमेंट्स को तीन भागों में, धातु, अधातु, और विद्यार्थियों तीसरा जो आपका रहेगा वो उप धातु। आगे आप आवर्त सारणी भी पढ़ोगे तो आवर्त सारणियों के अंदर भी आप यदि देखोगे डिवीजन होगा कि उसके अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ा के बाईं ओर सभी धातु और दाईं ओर सभी क्या है, अधातु, और उस रेखा के ऊपर जो भी एलिमेंट्स आए हैं वो सभी उपधातु है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, उसके बाद मिश्रण को भी समांगी और विषमांगी, प्रत्येक पार्ट्स के अंदर एक एक परिभाषा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेकिन आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण इसी प्रकार हुआ था, वैज्ञानिकों ने किया, चाहे आप छोटी क्लास में पढ़ो चाहे बड़ी क्लास में पढ़ो। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है।
मुख्य कौन सी अवस्थाएं होती है और अन्य कौन सी अवस्था होती है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो मुख्यतः पदार्थ की अवस्था मेन जो स्टेट्स होती है वो मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? तीन अवस्थाएं होती है। पहली जो आपकी अवस्था होती है वो ठोस अवस्था, जिसको हम सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो आपकी अवस्था होती है वो है द्रव अवस्था, जिसको हम लिक्विड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और तीसरी जो आपकी अवस्था होती है वो है गैस, जिसको गैसेस के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों ये मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। इसके अलावा दो अवस्था और भी होती है। वो कौन कौन सी होती है? टू अदर्स अवस्थाएं वो और होती है आपके, और वो होती है फोर्थ नंबर आपकी प्लाज्मा, ठीक है ना, और 5 नंबर आपकी बीईसी। अब विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये बीईसी क्या, इसमें भी आप याद रखना, इस बीईसी को पूरा नाम होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, ये मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? 3 स्टेप्स होती है। और उसके अलावा 2 स्टेप या 2 अवस्थाएं आपकी कौन सी होती है? प्लाज्मा और बीईसी। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो हम पढ़ रहे हैं, हमें जो मिल रही है, जो प्रकृति के अंदर मूल रूप से पाई गई है, वो 3 अवस्थाएं हैं। और जो प्रकृति के अंदर नहीं है उसको हम कृत्रिम द्वारा, विधि द्वारा प्रयोग करके बना सकते हैं। तो वो 2 आपकी, एक है आपकी प्लाज्मा और दूसरी है बीईसी। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, प्रत्येक अवस्थाओं के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी विशेषताएं मुख्यतः 2-4 विशेषता होती है जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार आती है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो अब हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पदार्थ की अवस्थाओं के विशेषताएं, पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषता कि ठोस, द्रव, गैस के अंदर कौन कौन सी विशेषता होती है, या इसके अंदर एक कुछ क्वेश्चन और भी बनता है कि पदार्थ की अवस्थाओं के मध्य अंतर बताइए। तो कम से कम 3 अंतर पूछते हैं और अधिकतम हमें 5-6 अंतर याद रखने चाहिए। तो विद्यार्थी इसको भी आप नोट कर सकते हो। आगे ध्यान देना, बात हम करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषताएं, पदार्थ के अवस्थाओं की विशेषता, ठीक है ना, या गुणधर्म भी कह सकते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, पदार्थों की अवस्थाओं की यदि विशेषता की बात करें तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि पहले शुरुआत में 2 विशेषता आपने पढ़ ली थी कि पदार्थ के अंदर एक तो आयतन और दूसरा द्रव्यमान, ठीक है ना। अब ध्यान देना, सबसे पहले यदि यहाँ पर लिख सकते हैं विशेषता, एक आपको छोटी सी सारणी बनाते ताकि समझ में आ जाए विशेषता, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ ठोस लिख सकते हैं या द्रव, और यहाँ पर आपके गैस, ताकि तीनों की तुलना करें हमारे को सरल हो जाए। विशेषता की बात करें, अब विद्यार्थियों ध्यान देना, यदि इस तरीके से आपको एक तीनों को एक साथ पढ़े कि इसकी विशेषता कौन कौन सी होती है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, सबसे पहले फर्स्ट आपकी जो विशेषता है वो हम कह सकते हैं आकार, जिसको हम बोल सकते हैं साइज, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि आकार के आधार पर ये जो अवस्थाएं होती है ये किस प्रकार होती है, तो उसमें 2 शब्द आएंगे, एक आएगा निश्चित और एक आएगा अनिश्चित। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जो ठोस होते हैं, ठोस के जो जितने भी उदाहरण है या ठोस अवस्था है, उन ठोस अवस्था का आकार सदैव निश्चित होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं कहीं पर रखूंगा तो इसका आकार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। चाहे मैं धूप में रखूं, चाहे मैं साया में रखूं, चाहे मैं ऊंचा रखूं, चाहे नीचे रखूं, ये कभी चेंजिंग होने वाली नहीं है। लेकिन दूसरा यदि बात करें द्रव की, लिक्विड की, तो लिक्विड का आकार हमेशा परिवर्तन होता है। कैसे विद्यार्थियों? जैसे मैं लेता हूं जल, अब जल को मैं किसी कटोरी के अंदर रखूंगा और कटोरी के बाद उसी जल को जैसे ही मैं किसी गिलास या बोतल के अंदर रख दूंगा, तो जो कटोरी के अंदर रखा तो उस कटोरी का आकार बन जाएगा, वो जल उसके रूप में धारण कर लेगा। या मैं उस पानी
जल को कटोरी से किसी गिलास में रखूंगा तो वो गिलास का रूप धारण कर लेगा, या मैं किसी डिजाइन पत्र के अंदर उसको रखूंगा तो वो जल उस डिजाइन पत्र के अंदर अनुसार डल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ठोस का आकार होता है विद्यार्थियों, वो होता है आपका निश्चित। क्या होता है? निश्चित। ठीक है ना, वो आपका क्या होता है? निश्चित होता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ठीक है, वो आपका निश्चित होता है। और दूसरी बात याद रखना विद्यार्थियों, जो द्रव होता है उसका जो आकार होता है वो आपका क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है ना, उसका आकार आपका क्या होता है? अनिश्चित होता है। और तीसरी बात करें गैस, तो गैस तो द्रव की अपेक्षा और भी क्या होता है, मतलब उसको खुला छोड़ने पर वो तो भाग जाएगा गैस तो इसका भी आकार होगा, गैस का आकार होगा, वो भी आपका विद्यार्थियों अनिश्चित ही होगा। क्या होगा? अनिश्चित होगा। विद्यार्थियों ध्यान देना, अब ये निश्चित अनिश्चित की यदि बात करें तो निश्चित का मतलब है कि उसका आकार एकदम फिक्स रहता है, अनिश्चित का मतलब है कि वो चेंज होता रहता है, जिस पात्र में डालेंगे उसी। तो ये द्रव और गैस के अंदर इसका आकार सदैव क्या होता है? अनिश्चित अनिश्चित होता है। दूसरा यदि बात करें आकार के बाद आयतन की, किसकी बात करें? आयतन की, वॉल्यूम की। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है कि जैसे मैंने कह दिया कि किसी भी ठोस को किसी स्थान पर रखने के बाद जो जितना स्थान घेरेगा, प्लस एक स्थान घेरना, उसे आयतन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं किसी चौक को या किसी ठोस वस्तु को एक स्थान से रख करके किसी दूसरे स्थान पर रखूंगा, तो ठोस अवस्था है वो पहले जिस स्थान पर रखी थी और दूसरे स्थान, तो उतना ही स्थान घेरेगी, ज़्यादा कभी भी स्थान नहीं घेरती है। इसलिए ठोस अवस्था का जो आयतन होता है वो सदैव निश्चित होता है, जबकि द्रव अवस्था का आयतन भी निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि द्रव, जैसे 1 लीटर जल को मैं किसी बोतल से किसी बाल्टी के अंदर रखूंगा तो विद्यार्थियों वो 1 लीटर बोतल से मैं 5 लीटर की बाल्टी में रखूंगा तो 5 लीटर की बाल्टी कभी भरी नहीं जाएगी, वो 1 लीटर तक भर के रह जाएगी। तो कहने का मतलब है कि उसका आयतन निश्चित होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, तीसरी जो अवस्था होती है गैस, उस गैस के हम कह सकते हैं कि मैं 1 लीटर या 1 घन मीटर में किसी गैस को किसी बोतल से किसी 20 लीटर या किसी 20 लीटर के बर्तन के अंदर मैं उस गैस को छोड़ दूंगा तो विद्यार्थियों ध्यान देना, वो 1 लीटर में समायोजित, 1 लीटर के स्थान पर समायोजित न होकर के वो पूरी उस 20 लीटर के बर्तन में फैल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो आयतन होता है वो ठोस अवस्था का क्या होता है? निश्चित होता है विद्यार्थियों। ठीक है ना। दूसरा, ठोस क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है ना। अब ध्यान देना, ठोस में ये क्या होता है? निश्चित। और द्रव में भी क्या होता है? आयतन निश्चित। जबकि विद्यार्थियों ध्यान देना, गैस के अंदर हमेशा आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं विद्यार्थियों तीसरा, घनत्व की। किसकी बात करते हैं? घनत्व की। घनत्व। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, और घनत्व पदार्थ के अंदर 2 गुणधर्म पढ़े थे आपने, कौन कौन से? आयतन और द्रव्यमान। ठीक है ना। तो घनत्व जो होगा उसका जो सूत्र होगा वो द्रव्यमान बटे आयतन होगा। यदि किसी वस्तु का आयतन बढ़ जाता है तो घनत्व घट जाता है, और आयतन घट जाता है तो घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ये एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना, आयतन और द्रव्यमान, घनत्व और द्रव्यमान सदैव समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि घनत्व, कहने का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था का घनत्व अधिक होता है। कह सकते हैं कि सबसे अधिक यदि किसी का घनत्व होता है तो वो कह सकते हैं ठोस का होता है। कैसा मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो ध्यान देना कि मैं किसी छोटे से 3 बर्तन बना देता हूं, समझ लेना। ये 3 बर्तन है, ठीक है ना। अब ये 3 बर्तन, इसको मैं कह सकता हूं कि ये इस बर्तन के अंदर कम से कम या फिर इसका ये जो भी व्यास है वो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो क्षेत्रफल या परिणाम। अब ध्यान देना, इसके अंदर यदि मैं
कह देता हूँ कि कोई भी ठोस, जैसे कोई लोहे की कील, इस आकार के समान बर्तन के अंदर मैं 2 केजी लोहे की कील डाल देता हूँ, लेकिन इसी के अंदर यदि मैं दरो डालूंगा तो वो 2 केजी नहीं होगा, वो 1-1.5 लीटर आपका उसके अंदर आएगा। लेकिन गैस डालने की कोशिश करूँगा तो एक कह सकते हैं कि 1 लीटर आएगी या फिर घन मीटर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो सभी का आयतन क्या था, समान था, लेकिन उसमें स्टोरेज द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। तो कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि जो यदि बात करें घनत्व की, तो सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में। तो हम ठोस में घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक। ठोस में घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक। उसके बाद बात करते हैं दरों में, तो दरों में ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम। और उसके बाद करें गैस की, तो गैस में तो बिल्कुल क्या होता है, नगण्य होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, नगण्य होता है, इसमें बिल्कुल घनत्व नहीं होता है। अब हम बात करते हैं चौथा, संपीड्यता की। संपीड्यता, अब विद्यार्थियों ये संपीड्यता क्या होती है, संपीड्यता का मतलब है कि किसी भी अवस्था को दबाना, दबाने से वो कितने अधिक आयतन से कम आयतन आती है कि नहीं आती है। तो विद्यार्थी ध्यान देना कि जैसे मैं लोहे की कील को दबाऊंगा, कंप्रेस करूंगा, तो लोहे की कील कभी भी संपीड़ित नहीं होगी। और संपीड़ित नहीं होने के कारण ये इस प्रकार हमेशा ही दृढ़ होती, कठोर होती। क्या होती है, कठोर होती है। तो ध्यान देना कि ठोस के अंदर जो संपीड्यता होती है विद्यार्थी, वो नगण्य होती। क्या होती है, नगण्य होती है। यदि दरों की बात करें, और नगण्यता के कारण ये हमेशा दृढ़ भी होती है, दबती नहीं है, कठोर होती है। दूसरी दरों की बात करें तो उसमें भी संपीड्यता बिल्कुल कम होती है, मान सकते हैं बिल्कुल कम, या कभी कभी बिल्कुल कम या कम कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि गैस, एक बात और याद रखना विद्यार्थियों, इसमें एक एग्जाम उदाहरण आपके अपवाद भी है। यदि जल के घनत्व को और इसके ठोस के घनत्व, जैसे जल और बर्फ के घनत्व की बात करें, या जल और बर्फ, तो आयतन की बात करें, तो आयतन के अंदर जो द्रव का आयतन क्या होता है, सॉरी हाँ घनत्व, घनत्व की बात करें तो ठोस की अपेक्षा कम होता है घनत्व द्रव में। लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखना, जल और बर्फ की बात करें तो बर्फ के अंदर जो घनत्व होता है वो जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जल के अंदर कम होना चाहिए घनत्व, किससे, बर्फ से। क्यों, बर्फ ठोस है, लेकिन ठोस है ना, ठोस में अधिक है, लेकिन बर्फ ठोस होते हुए भी क्या है, घनत्व जल की अपेक्षा क्या है, कम है। इसलिए हमेशा बर्फ होती है वो जल के साथ, जल के ऊपर तैरती है। अब विद्यार्थी ध्यान देना, संपीड्यता इसमें नगण्य दृढ़ और इसमें कम होती है। और दूसरी बात रही कि ये जो जल होते हैं वो तरल भी द्रव होते हैं, वो तरल भी होते हैं और बहाव के साथ बहते भी है। और इसमें याद रखना, गैस के अंदर संपीड्यता सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम उच्च दाब के साथ प्रेशर करके इसको हम छोटे आकार या छोटे आयतन में भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में उपयोग लेने वाले जो सिलेंडर है, उन सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसको संपीड़ित किया जाता है उच्च दाब और निम्न ताप पर। और बहुत सारी, मतलब कह सकते हैं कि जो 15 लीटर गैस आपके जो आ रही है, और उस गैस को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो वो कई मकानों के अंदर हम भर सकते हैं। लेकिन उसके आयतन को क्या करते हैं, उच्च प्रेशर के साथ आयतन में कम कर लेते हैं, और कम करने का छोटे से सिलेंडरों को भर जाए। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक होती है इसके अंदर जो संपीड़ितता होती है, वो सबसे अधिक किस में होती है, गैस में होती है। सबसे अधिक किस में होती है, गैस के अंदर संपीड़ितता होती है। फिर विद्यार्थियों चौथा, पांचवा आपका रहेगा आकर्षण बल। कौन सा रहेगा, आकर्षण बल। अंतराणुविक बल होता है जिसको बोलते हैं अंतराणुविक बल। आकर्षण बल क्या होता है विद्यार्थियों, दो कणों को आपस में जोड़ना। अब ध्यान देना कि ठोस के कण बहुत ही नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने का मुख्य कारण है कि वो एक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ठोस है उसमें मजबूत आकर्षण बल होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। उसके बाद द्रव के अंदर ठोस की अपेक्षा क्या होता है,
ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम। और गैस के अंदर भी जो आकर्षण बल होगा, वैसे इसके कण बहुत दूर होते हैं, हम कह सकते हैं आकर्षण बल बहुत कम या न के बराबर। किसके बराबर? न के बराबर। याद रखना विद्यार्थियों, क्यों? क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर फैले हुए, जुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। बस जुड़ते हैं एक स्थिति के अंदर है, इसको हम प्रेशर के साथ दबाएंगे तो दबाने के पास ये जो कण होंगे ये आपस में पास पास में आ जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर प्रेशर होना जरूरी है, खुले में कभी भी ये आकर्षित नहीं होते। तो ये विद्यार्थियों आपके पदार्थ की अवस्थाओं की विशेषता ही, और मुख्यतः आप 3 याद रख सकते हो, कम से कम 3 याद रख सकते हो और अधिकतम 5 से 6 भी याद रख सकते हो। और एक इसमें याद रखना कि ये जो आपका द्रव है वो द्रव तरल और भाव भी होता है, और गैस भी तरल और भाव के रूप में भी। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, उसके बाद हम पदार्थों की अवस्थाओं विशेषताओं के बाद बात करते हैं, तो पदार्थ की अवस्थाएं कैसे परिवर्तन होती है। तो विद्यार्थियों अब ये जो अवस्थाएं होती है, ये अवस्थाएं क्या चेंज होती है, क्या इसके अंदर परिवर्तन होता है? बिल्कुल विद्यार्थियों होता है। कैसे होता है? तो आइए समझते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, अवस्थाओं में परिवर्तन। अब विद्यार्थियों कैसे परिवर्तन होता है तो उसके बारे में समझना। अब ध्यान देना, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए कि मुख्य 2 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 2 कारक। कौन कौन से विद्यार्थियों 2 कारक होते हैं? तो सबसे पहला है आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, और दूसरा विद्यार्थियों आपका है प्रेशर। कौन सा है? प्रेशर। टेम्परेचर का मतलब होता है ताप और प्रेशर का मतलब होता है दाब। ये दोनों कारकों के द्वारा जो भी पदार्थ की अवस्थाएं होती है वो अपने सामान्य अवस्थाओं से चेंज होकर के परिवर्तन हो जाएगी। कैसे होती है? तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि कोई भी ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था को यदि हम दरों में बदल देते हैं तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो विद्यार्थियों कह सकते हैं कि कोई भी वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस अवस्थाएं द्रव अवस्था में बदल जाती है, और उस प्रक्रिया को हम गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। याद रखना विद्यार्थियों कि अवस्थाएं चेंज होती है, लेकिन अवस्था चेंज होने के साथ उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कि जो ठोस से दरों में बदलती है, और दरों में बदलने की प्रक्रिया को किस में कहते हैं? गलनांक के नाम से जानते हैं। और गलनांक को हम कभी कभी इंग्लिश मेल्टिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें यदि एग्जाम्पल की बात करें तो आपका जो बर्फ है, आइस, बर्फ है, बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से, कहने का मतलब है कि जो बर्फ होती है उस बर्फ को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करना शुरू कर देंगे तो वो ठोस है, ठोस से किस में बदल जाएगी? दरों में बदल जाएगी। और दूसरा जो तापमान मापने की जो ऐसा युक्ति है वो डिग्री सेल्सियस के बाद हम कह सकते हैं 273 केल्विन। याद रखना विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी कि ठोस से द्रव हो गया, फिर द्रव को किस में बदलना? गैस में। तो द्रव में गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, वेपरेशन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, ठीक है ना। वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है उसे वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना। वाष्पीकरण को हम इंग्लिश में कह सकते हैं वेपोरेशन, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इसका भी यदि एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो तो जल होता है, वाटर होता है, उस वाटर को आप 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करोगे, या फिर हम कह सकते हैं कि 373 केल्विन से ज़्यादा गर्म करने पर वो क्या बन जाएगा? वेपर हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल वाष्प बन। फिर तीसरी अवस्था क्या होती है कि तीसरी अवस्था या तीसरी डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ठोस द्रव में बदल लिया, द्रव से गैस में। क्या ठोस सीधा बिना द्रवित हुए गैस में बदल सकता है? बिल्कुल विद्यार्थियों बदल सकता है। तो कह सकते हैं कि ठोस का सीधा किस में बदलना? गैस में बदलना।
ठीक है ना। अब गैस में बदलने के लिए इस प्रक्रिया को क्या बोलोगे विद्यार्थियों? तो इस परिभाषा को ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेंशन। सब्लिमेंशन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से विद्यार्थियों? तो ये भी आपको याद रखने के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे नौसादार है, NH4Cl, ठीक है, या फिर कपूर है, या फिर आर्सेनिक है, ठीक है ना, आर्सेनिक। ये बहुत सारे ऐसे जो पदार्थ होते हैं, नेप्थलीन की गोलियां, ठीक है ना, एंथ्रासीन, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हमेशा ठोस में होते हैं, जैसे ही तापमान देंगे बिना द्रवित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, ऐसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या वापस ये जो ठोस द्रव में द्रव गैस, या ठोस को गैस में क्या वापस रिटर्न हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है विद्यार्थियों। अब इसमें तापमान हमने बढ़ाया, अब वापस तापमान को क्या करेंगे? घटाएंगे। तापमान को घटाएंगे, जो अवस्था ठोस से द्रव में बनी वो वापस क्या हो जाएगी? गैस में ठोस में बदल सकती है। तो विद्यार्थियों, चौथी जो आपकी अवस्था होगी, चौथी जो परिभाषा होगी, वो आपकी होगी संघनन। सॉरी, ऐसी जो गैस, और गैस को पुनः हम किस में बदलते हैं? द्रव के अंदर बदलते हैं। और द्रव में बदलने की प्रक्रिया को किस नाम से जानेंगे? संघनन के नाम से जानेंगे। और इसको हम कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे बादलों का बनना, बारिश होना, संघनन प्रक्रिया है। जल का जल वाष्प होकर के वायुमंडल में, और वायुमंडल जो जल वाष्प होते हैं वो छोटे छोटे कण मिलकर के बादल का निर्माण करते हैं, और वही बादल वापस पुनः जल की बूंदों में बरसते हैं। तो ये बादल, बारिश का होना, बारिश का होना, ये आपके किस में आता है? इस संघनन के अंदर आता है। अब विद्यार्थियों, अगले जो परिभाषा रहेगी कि ठोस से हमने किस में बदल दिया? ठोस को सॉरी, गैस को द्रव में बदला, और द्रव को किस में बदला? द्रव को हमने ठोस में बदला। तो चौथा, पांचवा जो परिभाषा होगी, वो द्रव को किस में बदलना? ठोस में बदलना। द्रव को ठोस में बदलना विद्यार्थियों हिमांक, या फिर इसको हम कह सकते हैं जमना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल यही है कि आपको द्रव को वापस जल के अंदर फ्रीज में रखेंगे, ठंडे स्थान पर रखेंगे, तो जल द्रव अवस्था से किस में बदल जाएगा? ठोस अवस्था। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर जो जल होगा वो ठोस में बर्फ में बदल जाएगा। फिर और भी होती है, बिल्कुल विद्यार्थियों होती है। छठी जो आपकी है वो है जो आपने गैस पढ़ा कि गैस ये होती है जो ठोस से सीधे गैस, क्या वापस गैस से ठोस में बदल सकते हैं बिना द्रव्य किए? बिल्कुल विद्यार्थियों बदल सकते हैं। जैसे गैस का पुनः किस में बदलना? ठोस में बदलना। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे विद्यार्थियों ध्यान देना कि उत्क्रमण, उत्क्रमण ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स, रिवर्स सब्लिमेंशन, सब्लिमेंशन, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि रिवर्स सब्लिमेंशन के अंदर क्या होता है कि जो आपने कपूर ली थी, उस कपूर को आपने क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने के बाद वो किस में बदल गई? गैस में बदल गई, ठीक है ना। तो कपूर क्या था? ठोस, बदली किस में? गैस में, बिना द्रवित हुए। वापस इसी को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, तो वो गैस है, जो कपूर गैस बन गई, उसको वापस हम ठोस में बदल सकते। तो ये विद्यार्थियों आज का जो टॉपिक या आज का जो क्लास थी वो पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं तथा अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हमने अध्ययन किया। सभी को अच्छी समझ में आई होगी। और इसी के साथ जो अगला जो हमारा क्लास रहेगी वो भी पदार्थ के संबंधित रहेगी, लेकिन पदार्थों के विभाजन के बारे में रहेगी कि पदार्थ क्या और भी छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। उसके अंदर आगे वाली क्लास के अंदर आप ये भी पढ़ोगे कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। और दूसरा याद रखना विद्यार्थियों, आपने जो इसमें पढ़ा था रासायनिक पदार्थ,
रासायनिक पदार्थ, इस रासायनिक पदार्थ के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है, शुद्ध पदार्थ के कौन कौन से भाग, एलिमेंट्स, यौगिक, धातु, अधातु, उपधातु, समांगी और विषमांगी, इसके बारे में अगला जो हमारी क्लास होगी। इसी क्लास के साथ आज की क्लास को यहीं पर मोड़ देते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, ये बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्यार्थियों, आपके सब्सक्राइब से हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा रेगुलर क्लासें आएगी। आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि सब्सक्राइब करने से आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आपको नई नई क्लासें देखने को भी मिलेगी। तो जो भी तमाम विद्यार्थी चाहे राजस्थान या राजस्थान के अन्य राज्यों से या भारत के कहीं किसी भी इलाके से ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो, तो नीचे बटन सब्सक्राइब है, उस बटन को दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए और आपके पढ़ने वाले जो साथी है उसको शेयर भी कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम इस यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासें चल सके और आपको बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं बायोलॉजी वाला एसपी सर पुनः आपको तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।